कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और साथ ही ढेर सारी जानकारियों के साथ आज हम आपको लिए चलेंगे कुछ नई दुनिया में। देखेंगे रो का करे लाएगी भौजी, एकदम मैंने हमके भुला ही जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं आपको हाँ। भूले हैं, लेकिन हम यही जानना चाह रहे थे कि आप अच्छा। है कहाँ। अरे भाई देखो, हम खेत बाड़ी कर आदमी, अब जा रही अपन खेत में देखे हाल समाचार के मकई जे लगाए ही, मकई कर का हाल समाचार है और जे सब्जी खेती करे से कर का हाल समाचार है। तो ये जानकारी मैं आप दिला ही देती हूँ, लेकिन इस सबसे पहले क्या देखेंगे हम? कृषि समाचार हमरे मन देख ले मिलता हो, किसान मन हमरे मन मिलजुल के देखिला कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। फसल की क्षति भरपाई के लिए जरूर करवाएं फसल बीमा। लत्तेदार सब्जी फसलों को लाल रिंग कीट से बचाने के लिए करें क्विनोल फॉस दवा का उपयोग। सफल किसान से एक मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई हर मौसम में किसी कारण से फसल को होने वाली क्षति की भरपाई के लिए फसल बीमा जरूर करवा लें। इसके लिए समय समय पर विभिन्न बैंकों या बीमा कंपनियों द्वारा बीमा योजना जारी की जाती है। ऋणी किसान, गैर ऋणी किसान या काश्तकार सभी अपनी फसलों की बीमा करवा सकते हैं। सभी वर्गों के किसानों के लिए प्रीमियम की शर्तें अलग अलग होती हैं। इस संबंध में आप बीमा कंपनियों से मिलकर विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसान भाई, आप अपनी फसलों को उड़ने वाले कीट से बचाने के लिए खेत में कूट या लकड़ी से बने तख्ते पर पारदर्शी ग्रीस का लेप लगा दें और खेत में टांग दें। उड़ने वाले कीट इसमें चिपक जाएंगे और मर जाएंगे। तो अपने खेत में जो है कोई भी पीला रंग का पीला बोर्ड या नीला बोर्ड, पीला बोर्ड, इस तरह का कुछ बोर्ड बना करके, छोटा छोटा बोर्ड बना करके, या आपके पास जो कूट हो, लकड़ी मतलब मोटा वाला कूट जो आता है, या लकड़ी का कोई तख्ती हो, उसको भी पीला और ब्लू रंग के पेंट करके, और उसमें जो पारदर्शी ग्रीस आता है, जो ट्रांसपेरेंट ग्रीस आता है, अगर उसको हम लगा देते हैं और अपने खेत में लटका देते हैं तो आधा से ज़्यादा वयस्क कीट जो है वहाँ पर आकर के फंसेगा और फंसने के बाद मर जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको कम से कम दवा का प्रयोग करके और आपका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इस समय लत्तर वाली सब्जी फसलों के शुरुआती दौर में लाल भृंग कीट लगने का खतरा ज्यादा रहता है। किसान भाई इस कीट के रोकथाम के लिए प्रति पौधा 1 ग्राम दानेदार दवा पौधों के जड़ में डालें या क्विनोल फॉस दवा से बने घोल का छिड़काव करें। किसान भाइयों, इस मौसम में लतर वाली सब्जी फसलों की कोपलें फूटती हैं, तो इसी अवस्था में लाल भृंग नामक कीट कोमल पत्तियों को खाकर फसल बर्बाद कर देता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए कृषि विशेषज्ञ की राय है। हाँ, अभी के समय में जो किसान भाई लत्तेदार सब्जियां लगाए होंगे उसमें एक लाल भृंग रंग का कीड़ा लग गया होगा, जो कि आप देखे होंगे लाल रंग का कीड़ा है, बहुत उड़ते रहता है और शुरू की अवस्था में जब पौधे में 3-4 पत्तियां रहती है तो उसको वो खा करके वो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो मैं यहाँ किसान भाइयों को कहना ये चाहूँगा कि वो अपने फसलों पर खास करके उनसे बचने के लिए एक दानेदार दवा आती है, उसको ज़मीन में 1 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से उसको डालें और उससे काफ़ी नियंत्रण हो जाएगा। या एक क्विनोल फॉस नाम की दवा आती है, उसकी 1 लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके पत्तियों पर उसको छिड़काव करें। इससे आपका लाल भृंग कीड़े से पूर्ण बचाव हो जाएगा और आपके पौधे की बढ़वाड़ काफ़ी अच्छी होगी। जो किसान सब्जी फसल बैंगन की खेती से अच्छी उपज प्राप्त करना चाहते हैं वो पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर, मुक्ता केशी, बनारस जैंट, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली या स्वर्ण मणि लगाएं, जबकि संकर किस्मों में स्वर्ण शक्ति, विजय या स्वर्ण संपदा 6 लगा सकते हैं। बैगन के गैर संकर किस्मों की बुआई में कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच भी 50 सेंटीमीटर की दूरी रखें, जबकि संकर किस्मों की बुआई में 60 गुना और 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बैगन के सामान्य किस्मों में पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर, मुक्ता केशी, बनारस जेंट, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली या स्वर्ण मणि लगाएं। उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि स्वर्ण शक्ति, विजय और स्वर्ण संपदा 6 संकर किस्मों की उत्पादन क्षमता 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
किसान अपनी फसलों पर पाउडर दवा का भुरकाव करने के लिए रोटरी डस्टर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बॉक्स नुमा हिस्से में पाउडर दवा को डालकर ढक्कन को बंद कर दिया जाता है और जब रोटरी को घुमाया जाता है तो पाउडर का भुरकाव होने लगता है। सफल किसानों की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं एक ऐसे किसान जो अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए अपने पास उपलब्ध संसाधन और सुविधाओं का कुशल प्रबंधन करने में माहिर हैं। मैंने ड्रिप इरिगेशन में 1 एकड़ में फूलगोभी का खेती किया है। इसमें करीब 15,000 पौधे हैं और इससे मैं अपना जीविका अर्जन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस 1 एकड़ से हमको करीब 2.5 से 3 लाख रुपया फूलगोभी से आमदनी होगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,150 रुपये से 2,275 रुपये। चावल मध्यम 2,400 रुपये से 2,550 रुपये। चावल उत्तम 3,400 रुपये से 3,500 रुपये। गेहूँ 1,750 रुपये से 1,850 रुपये। चना 3,300 रुपये से 3,400 रुपये। दाल अरहर 5,500 रुपये से 6,400 रुपये। दाल मसूर 4,800 रुपये से 5,200 रुपये। दाल चना 3,700 रुपये से 3,800 रुपये। सरसों तेल 9,000 रुपये से 9,400 रुपये। चीनी 3,150 रुपये से 3,250 रुपये। आलू 700 रुपये से 800 रुपये और प्याज 900 रुपये से 1,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके तहत आपने ढेर सारी जानकारियां ली। मौसम का मिजाज कैसा रहेगा और बाजार भाव के भी हमारे बिल्कुल। लेकिन इन सब के बाद हम जो अपनी जानकारी लेकर आए हैं उन्हें भी बताने से पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट।
विराम कर बाद एक धाव सब किसान मन के फिर से हमरे मन कार्यक्रम में स्वागत करीला, जोहार करीला। भाई देखो हमरे मन कार्यक्रम में बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी मन खातिर लेके आविला। कार्यक्रम आज सबसे पहला जानकारी किसान हाँ, पहला जानकारी जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि नई दुनिया की ओर ले जाऊंगी, यानी गर्मा मक्का की दुनिया की एकदम ओर। एकदम एकदम सही कहली। और देखो किसान मन हम अपन खेत में लगा ही भाई मकई, और मकई कर जे कैसे प्रभेद है, कैसे कर खेती करे है, किस्म है, मन का जानकारी रखना बहुत जरूरी बिल्कुल, है। यानी अगर आप खेती करना चाहते हैं मक्का की तो कौन सा किस्म आपके खेतों को अच्छा रहेगा, एकदम, यानी एकदम। सूट करेगा, तो उन सब की जानकारी आज हम आपको दिलाने वाले हैं। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उदय कुमार सिंह। किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं केवी के पिटरवार बोकारो में और हम गर्मा मक्का की खेती एवं उसके प्रभेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके लिए विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर उदय कुमार सिंह मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम इस अंक में हमारे किसान भाइयों को बताने जा रहे हैं कि गर्मा मक्का की खेती किस प्रकार करें, तो खेत का चुनाव एवं भू का जो चुनाव हो हमारे किसान भाई कैसे करें? किसान भाई, मक्का की एक ऐसा फसल है जिसका तीनों मौसम में इसकी खेती सफलतापूर्वक से किया जा सकता है। खरीफ में, रबी में और गर्मा या आगात मक्का की खेती जिसको हम लोग बोलते हैं। मुख्य रूप से तो झारखंड में वैसे खरीफ मक्का हम लोग करते हैं, लेकिन इसमें जो हम लोग आगात मक्का की खेती करते हैं तो उसमें खेत का चुनाव किसान भाई ऐसा करें जिसमें कि मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक हो, जिससे कि कम से कम उसको पानी पटाने की ज़रूरत पड़े। खेत चुनाव करने के बाद हम उसको पहले तो अच्छे प्रकार से खेत की जुताई करके तैयारी करते हैं। खेत की गहरी जुताई करें जिससे कि मिट्टी उसकी भुरभुरी एवं भुरभुरी हो जाए। उसको करने के बाद किसान भाई खेत तैयारी करते समय महत्वपूर्ण कुछ चीज़ों हैं जिसका हम लोग ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि हमारे पास जो गोबर की खाद या कंपोस्ट है तो खेत के जुताई के समय ही 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला लेते हैं। अंतिम जुताई करते समय चूँकि अभी बरसात का मौसम नहीं रहता है, आगात जो गर्मा हम लोग करते हैं इसमें दीमक का भी प्रकोप किसान भाई प्रायः ज़मीन में होता है, तो इससे भी बचाव करने के लिए 25 किलोग्राम मिथाइल पैराथियोन पाउडर को हम लोग अंतिम जुताई करते समय खेत में छिड़क कर उसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अम्लीय, क्योंकि झारखंड के अधिकांश ऊपर की जो ज़मीन है वो अम्लीय होता है और वो हमारे मक्का फसल के उपज को काफ़ी प्रभावित करता है, तो मिट्टी के अम्लीयता को दूर करने के लिए किसान भाई कुंड विधि से बोते समय 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूने का व्यवहार करें, जिससे कि हमारा मिट्टी का उर्वरता बढ़ेगी और मक्का का उपज भी अच्छा प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब, मक्का की उन्नत प्रभेद कौन कौन सी हैं? मक्का खेती के लिए हमारे पास उपलब्ध जो वैसे तो बाज़ार में बहुत सारे अच्छे उन्नत प्रभेद उपलब्ध हैं, लेकिन किसान भाई कुछ उन्नत प्रभेद का चयन करके सिलेक्शन करके अगर हम खेती करें तो अच्छी उपज प्राप्त होगी, जिसके लिए किसान भाई को जो अनुशंसित किस्म है उसमें बिरसा मक्का 1 है, सुवान कंपोजिट है। हाइब्रिड में मक्का अगर करते हैं तो कंचन है, पूसा अर्ली हाइब्रिड मक्का 1 है, पूसा अर्ली हाइब्रिड मक्का 2 है। अगर स्वीट कॉर्न जिसको हम लोग मीठी मक्का कहते हैं उसमें अगर किसान भाई करते हैं तो शुगर 75, शुगर 75 करके उसका प्रभेद है जिसका चुनाव कर सकते हैं। एक और बिरसा विकास मक्का 2, ये भी बहुत ही अच्छी उपयुक्त किस्म है जिसका किसान भाई इन किस्मों को चयन करके अच्छे से खेती कर सकते हैं जी। मक्का के खेती के लिए हम लोग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का व्यवहार करते हैं। बुआई के लिए वैसे तो मुख्य फसल में हम लोग 75 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी लगाते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं, लेकिन जो गर्मा मक्का की खेती जो स्वागत हम मक्का बोलते हैं इसको खेती करने के लिए 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर मक्का की बुआई करते हैं। बुआई करते समय किसान भाई ध्यान दें कि उसको जो 4 से 5 सेंटीमीटर गहरी बुआई बीज को हम लोग बोते हैं और खेत में नमी रहने पर ही उसकी बुआई करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, गर्मा मक्का की खेती के लिए खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन कैसा करना चाहिए? किसान भाई एक चीज़ का ध्यान रखें कि मक्का का फसल काफ़ी उपजाऊ ज़मीन में अच्छा खेती होता है और ये काफ़ी एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसको हम उर्वरक प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए जो हम लोग मक्का की खेती के लिए 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर या फास्फोरस और
40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। इसको व्यवहार में लाने के लिए जो खेत की जिस समय हम लोग बीज की बुआई करते हैं खेत में, उस समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा 60 किलोग्राम और 60 किलोग्राम पोटास और 40 ग्राम पोटास, ये पूरी मात्रा को हम लोग खेत में डालकर बुआई करते हैं। जो शेष नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसको 2 बराबर भागों में 30-30 kg पर हम लोग ऊपर से टॉप ड्रेसिंग करते हैं, छिड़काव विधि से उपयोग करते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे झारखंड प्रदेश में बारिश थोड़ा कम होती है, तो वो सिंचाई व्यवस्था हमारे किसान भाइयों को कैसी रखनी चाहिए मक्का की खेती के लिए? किसान भाई उसमें अभी हम लोग जो सिंचाई व्यवस्था इसमें वैसा ही जगह हम लोग गर्मा या आगात मक्का की करते हैं जहाँ सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो। और इसलिए अभी क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहती है, तापमान भी अधिक रहता है, इसलिए सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो खेती में नमी देखकर मिट्टी को सूखने नहीं देना चाहिए, उसके आवश्यकता अनुसार सिंचाई पड़ती है। लगभग 1 सप्ताह के अंतराल पर किसान भाई को अभी सिंचाई करना पड़ता है यदि अगर बारिश वर्षा न हो। जी डॉक्टर साहब, फसल जब होती है तो बहुत सारे घास और वो ना चाहते हुए भी हमारे किसान भाई वो जो खरपतवार जो होती है जो कि हमारे फसलों को नष्ट भी करती है और सारा खाद खुद ले लेती है, तो खरपतवार को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? खरपतवार नियंत्रण करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है किसान भाई की उसको बोने के बाद 1 या 2 बार उसको अंतर्वर्ती जो हम लोग कर्षण क्रिया करते हैं उसको निराई गुड़ाई जो खुरपी या कुदाल या हाथ से जो करते हैं उसको करना चाहिए, जिससे कि वो हमारा खेत का वायु संचार भी बढ़ जाता है और घास भी निकल जाता है। यदि रासायनिक विधि से किसान भाई खरपतवार का नियंत्रण करना चाहें तो उसके लिए एट्राटाफ या एट्राजिन को 2 किलोग्राम मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर उसको व्यवहार में ला सकते हैं। गर्मा मक्का की खेती के लिए कितने अच्छे उपाय बताए और हम आशा करते हैं कि ये सारे उपाय लेकर अपने खेतों में प्रयोग कर आप बहुत सारे मुनाफे कमाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, धन्यवाद। आशा करीला कार्यक्रम में रोमन की जे जानकारी हमरे मन दिवाली ये जानकारी रोमन खातिर बहुत बढ़िया होगी और हमरे मन भी जान ली भाई कैसे खेती करे के चाहिए। मकई का जे चुनाव है, प्रभेद है, किस्म है, ऐसे के हमरे मन जान ली बढ़िया से, यानी सही चुनाव करेंगे तो सही मुनाफा मिलेगा। एकदम नगद कह ली। और दोसर जानकारी रोमन खातिर है, लेकिन उकर से पहले हमरे मन इस संदेश के देख ले। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो? हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या? मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच 100% सच और खुशियों की गारंटी। देखो भाई, टपक विधि बड़ा बढ़िया विधि है। हमरे कर एकदम बूंद बूंद करके जो जैर है, जैर में खेती कर जाएला, पौधा कर जैर में जाएला पानी, तो इकर से कम पानी में ज़्यादा मात्रा में हमरे मन खेती कर सकीला। जानकारी अब मन खातिर दोसर है। क्या है? फल वृक्ष कर खेती। बागान हमरे मन लगाईला और देखो खेती बाड़ी सब्जी कर खेती हमरे करीला, अन्न कर खेती करीला, संगे संगे बागवानी कर भी काम हमरे मन करीला। तो फल वृक्ष में लू जे लग जाएला गर्मी कर दिन में, खाली आदमी के नहीं लागेला। अच्छा, पेड़ पौधे को भी लगता है। तो फल वृक्ष में जे लू लग जाते तो हमरे मन बचाव कैसे कर सकीला और पौधा कर देख रेख हमरे मन कैसे कर सकीला, है नहीं? बिल्कुल, तो ये जानकारी भी जल्दी से दिलाते हैं। एकदम। हमारे साथ विशेषज्ञ है डॉक्टर अरविंद कुमार जी, तो चलिए उनसे सीधे जानते हैं कि ये जो लू का प्रकोप है उससे हम अपने पौधों को, अपने पेड़ों को किस तरह से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अरविंद मिश्रा। ये हमें जानकारी देंगे कि फल वृक्षों में लू का प्रकोप से कैसे बचाया जाए। डॉक्टर साहब, आज हमने जो विषय चुना है ये बिल्कुल अद्भुत और अलग सा लगता है। फल वृक्षों में लू का प्रकोप, इसका क्या मतलब हुआ?
फल में भी लू का प्रकोप, फलदार वृक्ष में भी लू का प्रकोप होता है। जैसा कि अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और धनबाद जिले के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो अभी तापक्रम यहाँ 45 से 48 डिग्री तक पहुँच जाएगा। आप ये देखे होंगे हमारे किसान भाई, जो कम उम्र के फलदार वृक्ष हैं, जैसे आम के, अमरूद के, पपीता के, नींबू के, ऐसे जो कम उम्र के पौधे हैं, जो 5 साल, 6 साल, 4 साल, जिनके की जड़ बहुत गहराई तक अभी नहीं पहुंचा है, इतनी अधिक गर्मी के समय इनमें लू का प्रकोप आपको दिन में देखने को मिलेगा और इनकी पत्तियां झुक जाती हैं, सीधा रहने के बजाय झुक जाती हैं, जो कि सूर्य की रोशनी से पौधे अपने को बचाना चाहता है। वही एक लू का सिम्टम आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे से बचाव करना अति आवश्यक है, नहीं तो पौधे के ग्रोथ पर, उसके बढ़वार पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और सबसे पहले तो आप लू से बचाने के लिए पौधों को जो सिंचाई कब देना है, ये हमारे किसान भाई को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ बताना ये मुनासिब होगा कि ऐसे फलदार वृक्षों का सिंचाई आप दिन में कतई न करें। आप दिन ढल जाने के बाद शाम के समय इन फलदार वृक्षों का सिंचाई करें और सिंचाई करने के बाद जो फलदार वृक्ष के जड़ में आपने नमी पैदा किया, उस नमी को बचाने की भी ज़रूरत है। नहीं तो अगले दिन ही फिर इतनी तेज़ गर्मी होगी कि जो भी आपने सिंचाई का पानी दिया है वो सारा का सारा पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आपको इन फलदार वृक्षों के जड़ों को मल्चिंग करनी पड़ेगी। ये मल्चिंग आप प्लास्टिक मल्चिंग से कर सकते हैं या लोकल आप अपने पुआल से मल्चिंग कर सकते हैं, सूखी घास की पत्तियों से मल्चिंग कर सकते हैं, पेड़ के सूखे पत्तों से मल्चिंग कर सकते हैं। कुल मिला के आपको उनके जड़ क्षेत्र के मिट्टी को ढकना है, ताकि जो भी सिंचाई आप किए हैं वो सूर्य की तेज़ रोशनी से उड़ने न पाए। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए पुनः आपको ये भी यहाँ बताना मुनासिब होगा कि हमारे झारखंड राज्य में, पूरे राज्य में लाल मिट्टी है और लाल मिट्टी की एक ये गुणवत्ता है कि इसमें जल को धारण करने की क्षमता काफ़ी कम होती है, साथ ही साथ ये आम्लीय भी होता है। इस वजह से इनको फलदार वृक्षों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए ऐसे मिट्टी को इसमें हम चूना का प्रयोग भी करेंगे और साथ ही साथ उसमें केचुआ खाद और हमारा जो फार्म यार्ड मैन्योर है, इसको इनके जड़ क्षेत्र की मिट्टी को हटा के प्रत्येक फलदार वृक्ष में कम से कम 50 किलो तक ये जो है फार्म यार्ड मैन्योर इनके मिट्टी में के जड़ क्षेत्र में मिला देने से उसमें जल की धारण की जो क्षमता है इसको हमें बढ़ा देना है, ताकि जब भी आप सिंचाई करें तो कम से कम एक सिंचाई करने के बाद 1 सप्ताह तक उस पौधे में फिर सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो यहाँ पानी की बहुत किल्लत है। अब आपने जो बीच में जो जानकारी दी, मल्चिंग शब्द का प्रयोग किया आपने, तो मल्चिंग शब्द के बारे में विस्तृत रूप से बताएं ताकि हमारे किसान भाई अपने पौधों को जल संचय के रूप में लंबे समय तक दे सकें। जरूर। मल्चिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण ये है कि आप जो पौधों के पेड़ों के जड़ क्षेत्र में नमी पैदा करते हैं, नमी को सूर्य की रोशनी से नुकसान न हो, एक अवरोध परत पैदा करना, एक कृत्रिम अवरोध परत पैदा करना ही मल्चिंग कहलाता है। ये कृत्रिम अवरोध परत या तो प्लास्टिक से तैयार किया जा सकता है, पुआल से तैयार किया जा सकता है, या पेड़ की सूखी पत्ती से तैयार किया जा सकता है, या कोई भी बायोमास से तैयार किया जा सकता है। और ये जो मल्चिंग शब्द है जो अवरोध तैयार करते हैं, ये कई मायने में गुणकारी है। गुणकारी इसलिए है कि ये जब आप बायोमास से यानी पुआल
की पुआल से करते हैं, पेड़ की सूखी पत्ती से करते हैं, या और किसी भी जो अवशेष से करते हैं, तो यह कालांतर में बहुत समय के बाद वो जड़ क्षेत्र में अपने आप सड़ते रहता है, सड़ के एक अच्छा सा खाद तैयार करता है, जिससे आप रासायनिक उर्वरक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्वतः पेड़ के जड़ क्षेत्र में एक खाद तैयार होते रहता है। इससे एक तो पानी नहीं उड़ पाएगा, पहला बचत हो गया। दूसरा कि स्वयं वहीं पे आपको कंपोस्ट तैयार हो रहा है। कंपोस्ट का आपने एक छोटा सा रूप पेड़ के जड़ क्षेत्र में आपने तैयार कर दिया है। तो ये भी एक मल्चिंग का बहुत ही बड़ा उद्देश्य है और किसान भाई को इसमें लागत कुछ भी नहीं है, सिर्फ जानकारी उनको चाहिए और उनको जो है जानकारी चाहिए और उनको इसको करने में कोई परेशानी नहीं है। हमारे किसान भाइयों को अब ये बताएं कि फल वृक्षों को बचाने के लिए, खासकर तक गर्मी के मौसम के लिए, जैसे लू से बचाने के लिए टपकन विधि कितना कारगर हो सकता है? बहुत ही कारगर हो सकता है यदि ये टपक सिंचाई की व्यवस्था हो जाए। इसके लिए आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी लगा हुआ है टपक सिंचाई योजना इन फलदार वृक्षों में, और ये बहुत ही कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फलदार वृक्षों का सिंचाई आप कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि जैसे कि रैशनिंग करना, पानी का ये रैशनिंग करना है कि एक पौधों को सिर्फ यदि 20 लीटर पानी का ज़रूरत है दिन रात में, तो उसको 20 लीटर ही पानी हम देंगे, उससे 21 लीटर हम नहीं दे रहे हैं। एक पौधों को 20 लीटर चाहिए तो इस टपक सिंचाई विधि से हम उसके जड़ क्षेत्र में 20 लीटर ही पानी पहुंचा देते हैं, और इससे समय की भी बचत है, पानी की भी बचत है, उसमें लगने वाले मजदूर की भी बचत है, और इस टपक सिंचाई योजना में उर्वरक का घोल भी उसमें बना के हम दे सकते हैं। उर्वरक अलग से छींटने की और उसको देने की भी कोई उसके लिए अलग से आपको लेबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत कम पानी में हमारे झारखंड जैसे राज्य के लिए, जहाँ की पानी का हमेशा किल्लत है, ये टपक सिंचाई योजना फलदार वृक्ष के लिए तो ये कहा जाए कि इनके लिए अमृत के समान है, और इससे बहुत ही लाभकारी होगा। और ये लू के मौसम में, गर्मी के मौसम में फलदार वृक्ष को लू से बचाने में भी ये बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है, ये टपक सिंचाई योजना। इतनी अच्छी जानकारी दी आपने हमारे किसान भाइयों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम बहुत बढ़िया। विशेषज्ञ भी तो हमें रही भाई अरविंद कुमार मिश्र हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप थे, वो तो नाम है। अरे भाई, हम तो जत्रू भाई है कि तो चलिए अब जल्दी पता ही बता दे। एकदम बता दो। तो जल्दी से हमारा पता लिख लीजिए। पता है हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, राप्ती रोड, रांची। पिन संख्या 834-001। अब हमरे मन दुयोजन के विदा दो लगे तब जोहार।